नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जालोर का इतिहास और जालोर का बहुत ही शानदार इतिहास है। तो देखिए, अपने हेडिंग का जो नाम है वो है जालोर का इतिहास। तो देखिए, जालोर का इतिहास। सबसे पहले जालोर जो है, यहाँ चौहानों की कौन सी शाखा हुई है? तो यहाँ पर चौहानों की जो शाखा हुई है सोनगरा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चौहानों की कौन सी शाखा है? तो सोनगरा यहाँ पर चौहानों की शाखा है। कहने का मतलब जालोर में कौन से चौहान हुए हैं? तो सोनगरा चौहान हुए हैं। अब देखिए, यहाँ जालोर जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो जालोर का जो प्राचीन नाम था वो था जब्बालीपुर। जब्बालीपुर जो है जालोर का प्राचीन नाम था। देखिए, जालोर का नाम जालोर क्यों पड़ा है? तो इसके पीछे कारण यह है कि जालोर जो है यहाँ जाल वृक्षों की प्रधानता है। यहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ज्यादा? जाल वृक्ष। तो जाल वृक्षों की प्रधानता है यहाँ। अब आप सोच रहे हो कि जाल वृक्ष कौन सा आ गया? जाल वृक्ष क्या है? थोड़ा गुथा हुआ टाइप का होता है, इसलिए जाल टाइप में होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? जाल वृक्ष है। तो जालोर का नाम जालोर है, जाल वृक्षों की प्रधानता के कारण पड़ा है। अब देखिए, यहाँ चौहान वंश की स्थापना कब हुई? तो यहाँ चौहान वंश की स्थापना, तो यहाँ चौहान वंश की जो स्थापना हुई थी 1182 ईस्वी में हुई है। अब यहाँ 1182 में चौहान वंश की स्थापना हुई है। तो स्थापना किसने की है? तो यहाँ स्थापना करने वाले हैं कीर्तिपाल। कौन है? कीर्तिपाल है जिसने चौहान वंश की स्थापना की है। कहने का मतलब सोनगरा चौहानों का जो संस्थापक है वो कौन है? तो वो कीर्तिपाल है। उसके पश्चात देखिए, कीर्तिपाल को एक उपाधि दी गई है, और उपाधि कौन सी है? कीतु एक महान राजा। कीतु एक महान राजा। अब प्रश्न बनता है कि कीतु एक महान राजा की उपाधि है, वो इसको किसने दी है? तो इसको जो उपाधि दी थी वो दी थी मोहनौत नैण सिंह ने। किसने दी थी? मोहनौत नैण सिंह ने। तो देखिए, उपाधि किसने दी है? तो मोहनौत नैण सिंह द्वारा इसको ये उपाधि दी गई है। अब देखिए, कीर्तिपाल जो है इसके समय एक मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह। सामंत सिंह ने आक्रमण किया था, तो कीर्तिपाल ने उसे क्या किया? पराजित किया। तो कीर्तिपाल ने मेवाड़ के किस राजा को पराजित किया है? तो ध्यान रखना, सामंत सिंह को क्या किया था? पराजित किया था। तो यहां अपन ने देखा कि जालोर जो है यहाँ चौहानों की सोनगरा शाखा हुई है। जालोर का प्राचीन नाम जब्बालीपुर था। और देखिए, यहाँ पर अपन ने देखा कि जाल वृक्षों की प्रधानता है, इस वजह से जालोर का नाम जालोर पड़ा। और जालोर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई है? तो 1182 में। किसने की है? कीर्तिपाल ने की है। समझ में आ रहा है? किसने की है? कीर्तिपाल ने की है। और कीर्तिपाल को कौन सी उपाधि दी गई है? कीतु एक महान राजा की। दी किसने है? मोहनौत नैण सिंह ने दी है। फिर देखिए, इस कीर्तिपाल ने किसको हराया? तो किसको हराया? तो आप क्या कहोगे? सामंत सिंह को हराया। अब देखो, अपन आगे देखते हैं। बहुत शानदार इतिहास है जालोर का दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। मजा लेने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत शानदार इतिहास है आपका जालोर का। अब देखिए, जालोर का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ है? तो सबसे प्रतापी राजा जो हुआ है जालोर का, वो कौन हुआ है? देखिए, यहां सबसे प्रतापी राजा हुआ है कानड़देव। तो जालोर का सबसे प्रतापी राजा, जालोर का सबसे प्रतापी राजा, देखिए यहां का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ है वो हुआ है यहाँ का कानड़देव। कानड़देव 1305 से लेकर के 1312 तक जो है राजा रहा है। 1305 से लेकर के 1312 तक ये राजा रहा है। अब देखिए, यहां पर जो जालोर है इसमें जो ये चौहान वगैरह है, सोनगरा चौहान, उनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो अब देखिए, जानकारी यहाँ कि कहां से हमें मिलती है।
तो सबसे पहले देखिए, जो बहुत शानदार ग्रंथ है और कई एग्जाम में पूछा हुआ ग्रंथ है, और वो ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध। अब प्रश्न बनता है कि कानड़ देव प्रबंध है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है पद्मनाभ ने। पद्मनाभ ने लिखा है कानड़ देव प्रबंध। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है वीरमदेव सोनगरा। वीरमदेव सोनगरा री बात से भी हमें यहाँ के चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, और ये किसने लिखा? तो ये भी ध्यान रखना, पद्मनाभ ने ही लिखा है। इसके अलावा हमें देखो कहां से जानकारी मिलती है, तो तारिक ए फरिश्ता से। कहां से जानकारी मिल रही है? तारिक ए फरिश्ता। तारिक ए फरिश्ता से। अब तारिक ए फरिश्ता किसने लिखा है? तो ये ग्रंथ फरिश्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? तो फरिश्ता द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा हमें यहां से जानकारी जो मिलती है वो एक ग्रंथ और है, बहुत शानदार ग्रंथ है वो भी, और वो ग्रंथ है नैणसिरी ख्यात है। कौन सा है? नैणसिरी ख्यात है। तो यहां देखिए नैणसिरी ख्यात। ये नैणसिरी ख्यात किसने लिखा है? तो ये मोहनोत नैणसी ने ही लिखा है। किसने लिखा है? तो मोहनोत नैणसी द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा हमें जानकारी और भी मिलती है, और वो है खज़ाइन उल फुतू से। कहां से जानकारी मिलती है? तो खज़ाइन उल फुतू ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि खज़ाइन उल फुतू ग्रंथ किसने लिखा है? तो ध्यान रखना, ये ग्रंथ लिखा है अमीर खुसरो ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी है उसका दरबारी था ये। उसके पश्चात देखिए हमें और भी जानकारी मिलती है, और वो कहां से? तो मकराना शिलालेख से। कहां से? मकराना शिलालेख से जानकारी मिलती है। कहां से? मकराना शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार इतने सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आप क्या कहोगे? यहाँ चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत शानदार इतिहास है दोस्तों जालोर का बहुत मजा आने वाला है देखना भी। तो यहाँ आपने देखा कि जालोर का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ है? तो जालोर का सबसे प्रतापी राजा जो है वो हुआ है कानड़देव। कानड़देव का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1305 से 1312 तक रहा है। कानड़देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने लिखा, और वीरमदेव सोनगरा की बात भी पद्मनाभ ने लिखा है। फिर है तारिक ए फरिश्ता। ये किसने लिखा है? फरिश्ता ने लिखा है। और नैणसिरी ख्यात किसने लिखी है? तो ये मोहनोत नैणसी ने लिखी है। खज़ाइन उल फुतू किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। और एक हमें जानकारी मिलती है मकराना शिलालेख से। इस प्रकार हमें जालोर के इतिहास की जानकारी यहां से मिलती है। अब देखो आगे इतिहास में बहुत रोमांटिक एक मोड़ आने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ एक घटना घटी, उसी घटना की चर्चा अपन करते हैं। देखो, अब यहाँ एक आक्रमण करवाएंगे। अलाउद्दीन को बुलाना पड़ेगा क्योंकि कहानी में ट्विस्ट लग रहा है, और ट्विस्ट कब आएगा? जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा, क्योंकि वो एक रंगीला आदमी था साहब, उसको दूसरों की औरत से बड़ी पसंद थी। तो अभी देखो चर्चा करते हैं। उससे पहले तो कानड़ देव के समय घटना घटती है। कानड़ देव के समय क्या हुआ कि दिल्ली का जो शासक था कानड़ देव के समय, वो कौन था? तो ध्यान रखना, दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का राजा था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो एक बार गुजरात जा रही थी। कहां जा रही थी? गुजरात। अब आप जानते हो गुजरात क्यों जाएगी? तो गुजरात को लूटने के लिए। तो देखो दोस्तों, यहां पर है आपका दिल्ली है। यहां क्या है? दिल्ली है। अब यहां अपना राजस्थान है, ठीक है, और यहां जो है ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है और ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में यहां पर जो मैंने काला काला कर दिया है
वो रियासत किसकी है? तो वो कानड़ देव की है। कहने का मतलब ये जालोर रियासत है। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन जो खिलजी की सेना है गुजरात जब जा रही थी, तो गुजरात जा रही थी तो ये जालोर से होकर के गुजर रही थी। तो जालोर में क्या किया कि ये घटना जो है वैसे 1305 की घटना है, जब कानड़ देव की जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहां जा रही थी? गुजरात जा रही थी। तो अब देखो क्या हुआ कि गुजरात जा रही थी तो कानड़ देव ने क्या किया, इसको अपनी रियासत से गुजरने नहीं दिया, क्योंकि ये आप जानते हो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो थोड़ा लुच्चा टाइप का आदमी था। तो ऐसे लुच्चे आदमी को उधर से कौन गुजरने दे भाई? तो गुजरने नहीं दिया। अब यहां क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात को लूट करके वापस आ रही थी तो कानड़ देव की सेना ने लूट लिया इनको। कहने का मतलब चोर के घर क्या हो गई? चोरी हो गई, क्योंकि अलाउद्दीन ने किसको लूटा? गुजरात को लूटा। और अलाउद्दीन को किसने लूटा? तो कानड़ देव की सेना ने लूटा। अब यहां देखिए अलाउद्दीन जो खिलजी है उसको लूट लिया गया, इसकी सेना को लूट लिया गया। तो सेना गई दिल्ली और जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बताया और कहा कि महाराज हमको लूट लिया है। किसने लूट लिया है? तो बोला कानड़ देव ने लूटा है। कौन है? बोला कानड़ देव। तो बताया कि कानड़ देव जो है वो एक राजा है जालोर का, उसने बोला हमें लूटा है। तो अलाउद्दीन को बड़ा गुस्सा आया कि हमको लूट लिया उसने। तो उसने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आक्रमण किया। अब कानड़ देव इस स्थिति में नहीं था कि वो अलाउद्दीन खिलजी से मुकाबला कर सके। इसलिए क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन आक्रमण किया तो कानड़ देव ने क्या किया कि कानड़ देव ने अधीनता स्वीकार कर ली। कहने का मतलब कानड़ देव ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि कानड़ देव जानता था कि अपन से पार पड़ेगी नहीं। तो कानड़ देव ने क्या किया? दुर्ग की चाबी दे दी और संधि कर ली कि महाराज चाहो तो आप छोड़ दो, चाहो तो आप मार डालो, हमसे गलती हो गई, ये आपका लूटा हुआ माल ले लो और ये इनाम ले लो और ये दुर्ग भी ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। तो उस समय क्या हुआ कि संधि हो गई और संधि के तहत यह हुआ कि कानड़ देव का एक पुत्र था और कानड़ देव के पुत्र का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इसको तू मेरे पास भेज, दिल्ली दरबार में भेज अब इसको। क्यों? क्योंकि अगर कानड़ देव तो हो सकता है फिर से कभी दादागिरी दिखाए, और जो फिर से दादागिरी दिखाएगा तो मैं तेरे बेटे का टेटवा उधर दिल्ली में ही दबा दूंगा और तू नाटक नहीं करेगा। इसलिए तेरे बेटे वीरमदेव को दिल्ली भेज। अब साहब वीरमदेव दिल्ली पहुंच गया। कहां पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। ये रहा बेचारा कानड़ देव नहीं, कानड़ देव का पुत्र वीरमदेव रहा। ये है आपका वीरमदेव। अब यहां क्या हुआ? दिल्ली में अलाउद्दीन जो खिलजी है इसकी बेटी थी और बेटी ये रही। ये थोड़ी मोटी सी दिख रही, एकदम डेंजर सी दिख रही होगी आपको। ये देखो कितनी डेंजर है। ये थी फिरोजा। अब ये बेचारा अपना वीरमदेव और इधर जो है ये फिरोजा है। अब क्या हुआ? एक तरफा प्यार हो गया, वन साइड लव हो गया। कहने का मतलब इस फिरोजा को प्यार किससे हो गया? वीरमदेव से, क्योंकि वीरमदेव उस जमाने का बहुत सुंदर था। आपके सलमान खान वगैरह सब हीरो फैल है, रणबीर कपूर भी फैल है, ध्यान रखना, कोई इसके मुकाबले का नहीं था। अब यहां क्या हुआ कि ये इससे प्यार करने लगी। जब भी इसको मौका मिलता तो वीरमदेव के पास जाकर के बात करना शुरू कर दी, लेकिन वीरमदेव उस पर विशेष ध्यान नहीं देता। ये बड़ा अच्छा लड़का था वीरमदेव, ये लवलपाटा में कम विश्वास करता था। अब फिरोजा मन ही मन में खूब चाहने लगी इसे और प्यार कर बैठी। आप जानते हो प्यार छुपाए नहीं छुपता, एक दिन दुनिया वालों को पता चल ही जाता है। और यहाँ पता जो चल गया फिरोजा के बाप को चल गया। कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया कि अपनी पुत्री है वो इससे लव करती है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री को समझाया
कि बेटी ये काफिरे हैं, इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। लेकिन आप जानते हो दिल तो पागल है, इसको कहां समझ में आती है। इसने फिरोजा ने कहा कि नहीं पिताश्री, प्रेम तो मैं इसी से करती हूं और मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल किससे, विरमदेव से। नहीं तो आप जानते हो लड़कियां क्या कहती हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो यहां क्या हुआ कि फिरोजा ने जिद कर ली और फिरोजा की जिद के आगे अलाउद्दीन खिलजी बेचारा हार गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विरमदेव से बात की, कहा कि विरमदेव, मैं मेरी पुत्री का विवाह तुझसे करना चाहता हूं। अब बेचारा विरमदेव क्या बोले, दूसरे के दरबार में था। तो यहां जो विरमदेव है उसने बेचारे नीची गर्दन कर ली। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि छोरा शर्मा गया है, क्योंकि डायरेक्ट अपन ने शादी की बात की है तो क्या है, शर्मा गया है। अब यहां क्या हुआ कि इस विरमदेव को इंतजार था रात होने का, कि कब रात हो। जैसे ही रात हुई और विरमदेव ने क्या किया, और दिल्ली से भग गया। और दिल्ली से भग के वापस कहां गया, ये जालोर में आ गया। जब जालोर में आया तो इसके पिता ने पूछा, मतलब विरमदेव के पिता कौन थे, कानड़देव। कानड़देव ने पूछा रहा कैसे आ गया वहां से, तो बताया कि पिताजी क्या करूं, आए तो ये भूतनी है वो पीछे पड़ गई है। कहती है मैं तेरे से प्यार करती हूं, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो कानड़देव ने कहा नहीं अपन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुसलमान हैं, अपन हिंदू हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन। अब यहां क्या हुआ कि कानड़देव और विरमदेव ने दोनों ने वार्तालाप कर ली, भाई शादी वादी तो अपन नहीं करेंगे उनसे। अब फिरोजा सुबह उठी और पता चला, सुबह सुबह उनके दर्शन करने गई, विरमदेव नहीं मिले। तो चारों तरफ तलाश किया कि विरमदेव कहां चला गया। उस बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता, क्योंकि जब प्यार होता है तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दिल बड़ा घबरा गया था इसका, चारों तरफ ढूंढा, जब नहीं मिला तो पिताजी को कहा कि पिताश्री को छोड़ो दो बाहर को, जिसको काले ब्याह की बात है वो तो गए हो। और ये कहकर रोने लगी, क्योंकि बेपनाह मोहब्बत जो करती थी फिरोजा। अब यहां क्या हुआ कि फिरोजा ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं जालोर में जाना चाहती हूं, मैं वहां जाकर के विरमदेव को वापस लेके आती हूं। तो कहते हैं कि ये फिरोजा जालोर आ गई, और जालोर आई तो जालोर आ गई। जालोर में बड़ी बड़ी बात थोड़ी है, लोग तो पीछे पीछे 7 समुद्र पार चले जाया करते हैं, तो ये तो जालोर की बात थी। तो यहां फिरोजा पीछे पीछे आ गई, और आई तो कानड़देव, विरमदेव ने इसका आदर सत्कार किया, और आदर सत्कार तो किया ही, लेकिन जब विवाह की बात आई तो मना कर दिया कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। ठीक है, क्या कहा कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। अब साहब इसका तो दिल टूट गया। किसका टूट गया, फिरोजा का दिल टूट गया, और फिरोजा वापस दिल्ली चली गई। जाते अलाउद्दीन ने पूछा रे पुत्री सगाई पक्की, पुत्री बोली, फिरोजा बोली कि काय की पक्की। कमियों ने दोनों ने मना कर दिया कि नहीं शादी वाली बात कौन पार पड़ा बोलिया। अब अलाउद्दीन को गुस्सा आया कि मैं पूरे भारत का सम्राट हूं, और बोला ये मेरी पुत्री से विवाह नहीं करेगा, बोला जालोर वालों की ये औकात है। और अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया आक्रमण। किस पर आक्रमण, जालोर पर। अब देखो इन्होंने क्या किया कि जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन जालोर पर करने से पहले इन्होंने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो पहले एक बार अपन सिवाना की बात देखते हैं कि सीधा इन्होंने जालोर पर आक्रमण नहीं किया, इन्होंने पहला आक्रमण जो किया है वो कहां किया है, तो सिवाना पर किया। तो यहां सिवाना पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया, सिवाना दुर्ग पर। अब देखिए प्रश्न बनता है कि सिवाना दुर्ग कहां है, तो सिवाना दुर्ग जो है बाड़मेर में है। अब आप सोच रहे होंगे आक्रमण तो जालोर में करना था, फिर सिवाना में आक्रमण कैसे कर दिया। तो कारण ये है कि सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है।
जालोर दुर्ग की क्या कहलाता है? कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। समझ में नहीं आएगा कुंजी का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर आप जालोर दुर्ग जीतना चाहते हो तो उससे पहले आपको सिवाना दुर्ग जीतना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपको अगर ताला खोलना है तो ताला खोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चाबी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से ये सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की चाबी था। इसलिए आक्रमण किया। अब है कि उस समय सिवाना का शासक कौन था? तो उस समय सिवाना का जो शासक था वो था शीतल देव था। कौन था? तो शीतल देव शासक था। अब देखिए शीतल देव उस समय शासक था और इसका जो सेनापति था वो था बावड़ा। एकदम जमा बावड़ा ही था। तो सेनापति कौन था? तो ध्यान रखना सेनापति जो था वो बावड़ा था। अब अलाउद्दीन ने आक्रमण तो कर दिया और आक्रमण कब किया? तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अलाउद्दीन ने आक्रमण जो किया था वो 1308 में किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन का आक्रमण कब हुआ था? ध्यान रखना किसका आक्रमण है? तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां आक्रमण कर दिया 1308 में। आक्रमण किया, दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल लिया, लेकिन शीतल देव ने दुर्ग का दरवाजा बंद किया, अंदर बैठ गए। अब दुर्गों की जो डिजाइन बनावट इस प्रकार से होती थी कि अगर दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए हैं तो अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दुर्गों की बनावट इस प्रकार से होती थी कि शत्रु उसको आसानी से भेद नहीं सकते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि इस दुर्ग को अपन जीत नहीं सकते, तो कैसे जीता जाए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चालाकी से, द्रुतता से एक प्लान बनाया। और प्लान क्या बनाया? इसने जो बावड़ा था, बावड़ा कौन? शीतल देव का सेनापति, इसको बुलाया और अपने साथ मिला लिया। इसको कहा रे यार क्या पड़ा है शीतल देव के पास, तू ऐसा कर मेरे पास आ जा। तू मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुझको राजा बना दूंगा। यार बता क्या पड़ा उसके पास? तो ये बावड़ा तो था ही और बावड़ा आ गया बातों में। और इस बावड़ा ने पता है क्या किया? इसने एक तालाब था, उस तालाब में क्या किया कि गोरक्त मिला दिया। गोरक्त मतलब पेयजल स्रोत यही था, एक तालाब था, तो इस तालाब में गोरक्त मिला दिया। और आप जानते हो हिंदुओं के लिए गाय का विशेष महत्व है, तो गाय का खून हिंदू कैसे पी सकते हैं? इसलिए राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया, मतलब केसरी रंग के आना बाना पहने और दरवाजा खोला और फिर लड़ा अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो ये शीतल देव युद्ध करता हुआ शीतल हो गया, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर गति का मतलब है बहादुरी से लड़ता हुआ ये मारा गया। तो शीतल देव मारा गया। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो गया। अब यहां जब अलाउद्दीन का अधिकार हो गया तो अलाउद्दीन का अधिकार होने के पश्चात शीतल देव की रानी थी और रानी का नाम था मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। इस मेणा दे के नेतृत्व में यहां पर जोहर हुआ। तो ये सिवाना का प्रथम जोहर है, प्रथम शाखा है। तो सिवाना दुर्ग का प्रथम जोहर वह प्रथम शाखा, तो ध्यान रखना कब हुआ था? तो आप क्या कहोगे? 1308 में। इंपोर्टेंट है। तो सिवाना का पहला जोर और पहला शाखा कब हुआ? 1308 में। किसके नेतृत्व में? तो रानी मेणा दे के नेतृत्व में हुआ था। अब उसके पश्चात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब अधिकार हो गया तो यहां सिवाना का जो नाम है वो नाम क्या रखा? तो सिवाना का जो नाम बदला था इसने, सिवाना का नाम तो वो बदल के रख दिया खेराबाद। ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम भी बदल के रखा था। तो चित्तौड़गढ़ का आपसे पूछे तो ये कहना कि खिजराबाद रखा था। क्या नाम रखा था? खिजराबाद रखा था। अब बावड़ा ने कहा कि लो महाराज आपने अधिकार कर लिया, हमने आपका साथ दिया था, बना दो मुझको राजा। अलाउद्दीन खिलजी ने बावड़ा को बुलाया, अच्छा तेरे को राजा बनना है? बोला तू राजपूत होके राजपूतों का भला नहीं कर सका तो मेरा क्या खाक भला करेगा?
तू तो गद्दार है, तू तेरी जात वाले का साथ नहीं दे सका, तो क्या गारंटी है कि तू भविष्य में मेरा कभी साथ देगा? हो सकता है तू मुझे भी मरवा डाले। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बावला की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और ये जो सिवाना दुर्ग था वो किसको सौंपा? तो अपने एक सेनापति था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम था कमालुद्दीन गुरग। क्या नाम था? कमालुद्दीन गुरग था, दुर्ग नहीं है, गुरग है। तो कमालुद्दीन गुरग को इसने क्या सौंप दिया? दुर्ग सौंप दिया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिवाना दुर्ग जीत लिया और सिवाना का राजा किसको बना दिया? मतलब केदार किसको नियुक्त कर दिया? कमालुद्दीन गुरग को। तो यहां देखा आपने सिवाना दुर्ग कहां है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन होता है। तो ये बाड़मेर में है, इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। उस समय जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो जालोर का शासक शीतलदेव था, शीतलदेव का सेनापति बावला था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया सिवाना पर, वो कब किया? 1308 में। और इस बावला ने क्या किया था कि एक तालाब था, एक जलकुंड था, उसमें गोरख मिला दिया। राजपूत योद्धाओं ने केसरी रंग के कपड़े पहन करके युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। रानी नैना देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जोर हुआ, जो कि सिवाना का पहला जोहर था और पहला ही साका है। फिर सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा है? तो इसका नाम जो रखा था खेराबाद है। तो चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा है? खिजराबाद रखा है। यहाँ जो सिवाना दुर्ग था अलाउद्दीन ने किसको सौंपा? तो कमालुद्दीन गुरग को सौंपा और बावला की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। तो अब देखते हैं इसका जालोर दुर्ग पर आक्रमण। तो हेडिंग है जालोर दुर्ग पर आक्रमण। तो देखिए जालोर दुर्ग पर इसका आक्रमण है वो कब हुआ? तो आक्रमण हुआ था 1311-12 में। लेकिन फरिश्ता के अनुसार अगर पूछा जाए कि फरिश्ता के अनुसार आक्रमण कब हुआ, तो फरिश्ता के अनुसार जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1311 में हुआ था। ठीक है, सामान्यतः 1311-12 मानते हैं, लेकिन फरिश्ता 11 में ही बताता है और ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण कर दिया। अब हुआ क्या कि यहां पर जो जालोर का राजा था, अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा कर चुके हैं जालोर का राजा कौन था। तो अभी अपने देखा था कि कानड़देव राजा था। इसका पुत्र कौन था? तो पुत्र देखा था वीरम देव था। तो इस प्रकार से यहां कानड़देव और वीरमदेव ने क्या किया कि दुर्ग का दरवाजा बंद किया और अंदर बैठ गए। अब अलाउद्दीन अंदर कैसे घुस सके? संभव ही नहीं था। फिर अलाउद्दीन ने वही धोखा किया, गद्दारी किया, क्योंकि ये सीधे तरीके से तो जीत ही नहीं सकता था। इसने क्या किया? इस कानड़देव का एक सरदार था, एक सेनापति था और उसका नाम था दैया सरदार बीका। क्या नाम था? दैया सरदार बीका। ऐसे नहीं लग रहा कि दही में जैसे बीका जी नमकीन हो, दैया सरदार बीका। तो इस दैया सरदार बीका ने क्या किया? कानड़देव को धोखा दिया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इस दैया सरदार बीका को बुलाया था कि आजा संधि कर लेते हैं, और ये संधि करने गया। अलाउद्दीन ने कहा क्या पड़ा है कानड़देव के पास? मेरे पास आजा, मैं तुझको राजा बना दूंगा। पहले भी कई लोग हमको इसने राजा बना दिया ही है। तो अब दैया सरदार बीका इसकी बातों में आ गया। तो दैया सरदार बीका ने इसका साथ दिया। अब देखो साथ क्या दिया? दैया सरदार बीका अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि आप ये जो दुर्ग देख रहे हो, इस दुर्ग की दीवार एक जगह से मिट्टी की है। बोला एक जगह से ये मिट्टी की बनी हुई है और बाहर चूने का प्लास्टर किया हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा पता कैसे चलेगा भाई मिट्टी की है? क्योंकि मिट्टी की दीवार है तो हम आसानी से तोड़ लेंगे। तो इसको उपाय बताई जाती है कि इस दीवार पर राई फिकवाओ। क्या फिकवानी है? राई फिकवाओ। अब राई क्यों फिकवाई जाए? क्योंकि राई जो ये दुर्ग की दीवारें होती थी, आजकल तो अपना जो प्लास्टर होता है वो एकदम कैसा होता है? चिकना होता है।
लेकिन पहले वाली दीवारें आपने देखी होगी तो खरदरी होती है। कोई भी दुर्ग कभी आपने देखा हो तो उसकी दीवार को नोट करना, बारीक बारीक से दीवार में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और आप जानते हो राई के दाने आते हैं, कितने इतने मोटे थोड़ी आते हैं, एकदम बारीक तो आते हैं। अब राई दीवार पर फेंकी गई तो उन बारीक छिद्रों में राई रुक गई। अब राई उगेगी जल्दी। अच्छा, राई कहां उगेगी? जहां नमी होगी दीवार में, और नमी कहां होगी? जहां मिट्टी होगी। तो इस पूरी दीवार पर राई फेंकी गई, लेकिन राई कौन सी जगह होगी? जहां पर दीवार जो है मिट्टी की बनी हुई थी वहां पर राई उगी। अब ये तो नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी हैं वो घर से राई लाया था, भाई युद्ध में घर से तो राई लाने से रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां उस रात जालोर से राई खरीदी थी। जालोर के आसपास के जो गांव थे वहां से अलाउद्दीन खिलजी ने राई खरीदी थी, और एक मुट्ठी राई की और एक सोने की मुद्रा दी थी, सोने की मोहर दी थी। अब क्योंकि आप जानते हो घर में राई खूब मिल जाती है, बोरी दो बोरी मिल जाती है क्या? नहीं मिलती। कहां मिलती है? एक मुट्ठी दो मुट्ठी इतनी राई मिलती है, क्योंकि अपने ज्यादा राई कहां काम में आती है। जैसे किसी बच्चे के नजर लग गई हो, जैसे आपके लग गई हो, आपकी नजर लग रही है तभी तो आप पढ़ाई नहीं करते। एक बार नून राई करवा लेना मेरे से, पढ़ाई करने लगोगे। तो यहां क्या हुआ कि राई कम होती है, कहने का मतलब ये कि घरों में राई कम होती है। अब राई कम होती है तो किसी के एक मुट्ठी किसी के दो मुट्ठी नून राई करने में, या आप कोई घिया वगैरह की सब्जी वगैरह बनाते हो उसमें काम आती है राई, है और कई प्रकार की चीजों में, मतलब बहुत कम काम आती है वैसे। तो राई इतनी मिली, किसी के एक मुट्ठी मिली, लो जी एक मुट्ठी लो, एक सोने की मोहर रख दी। तो अब एक आदमी था, वो रात में आलसी राम की तरह सो रहा था मस्त। अब वो सुबह उठा तो लोगों ने बताया कि ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक आए थे और एक मुट्ठी राई की थी, एक सोने की मोहर दे गया। कोई कह रहा मेरे पास दो मुट्ठी थी, दो मोहर दे गया। उस आदमी को सारी टेंशन हुई, साले अपने पास तो बोरी रखी हुई है, अपने तो खूब सारी बोरी जाएगी। वो आदमी तुरंत वहां से निकला और अपने घर गया और जाकर के बोरी उठाई, सिर पर रखी और मार्केट में निकला, राई ले लो राई। अब उसने ऐसी आवाज लगाई। अब कोई समझदार आदमी था, वो बोला अरे भाया राई को भाव तो रात में ही गयो। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि राई रो भाव राता में बीत्यो। किस दुर्ग के संबंध में कहावत है? तो जालोर दुर्ग के संबंध में। क्या है? राई रो भाव राता में बीत्यो, मतलब रात में जो राई का मूल्य था अब नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन को उसमें रात में उसकी जरूरत थी। तभी तो डायलॉग चलता है अपने गांव में कि राई को भाव रात में गयो भाया, बाबा तन तो गोड़ई को निनामड़े। तो यहाँ राई रो भाव राता में बीत्यो किस दुर्ग के संबंध में कहावत है? तो आप क्या कहोगे? जालोर दुर्ग के संबंध में कहावत है। बहुत शानदार है प्रश्न। उसके पश्चात देखिए, यहां राई डाल दी गई दीवार पर, राई उगाई, मतलब ये पता चल गया कि कहां पर दीवार कच्ची है, मतलब कहां पर मिट्टी की बनी हुई है। अब ये जो दैया सरदार बीका है, ये अलाउद्दीन खिलजी को पूरा प्रोग्राम फिट करके बता करके महाराज से तोड़ ताड़ दो, घुस जाओ, और अपने घर गया और अपने घर जाकर के जोर जोर से हंसने लगा। रानी ने कहा बेवड़ा है, ऐसा कैसे हंस रहा है, रोज भी क्या जाता है। तब ये बोला कि मैं राजा तू रानी। कौन बोला? दैया सरदार भी का। तो वो रानी बोली, इसकी पत्नी जो सेनापति था ना, सेनापतरण बोली, रानी का मतलब यहां तो बोली कि मैं तो तू सेनापति, मैं सेनापतरण हूं, तो बता राजा रानी की बात कहां से आई? अरे बेवड़ा इतनी क्यों पीता है, तेरे को बोलने का सतुना नहीं है। तब दैया सरदार भी का कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं राजा तू रानी होगी। अब बोला कैसे? बोला अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में अंदर प्रवेश करने का गुप्त मार्ग हमने बता दिया है। गुप्त मार्ग ये मिट्टी, इसे तोड़ताड़ घुस जाएगा। तो बता वो कानड़ देव और विनम देव मारे जाएंगे और मैं राजा बन जाऊंगा। तो बता तू रानी बनी कि नहीं? रानी बड़ी स्वामी भक्ति। उसने सोचा रे सड़क कमीन, तूने ये क्या कर दिया रे, जिसका अन्न खाया है उसी से तूने गद्दारी की है। अब कर भी क्या सकती थी? इंतजार किया
कि कब ये बेवड़ा दैया सरदार विकास हो जाए और कब मैं राजा को जाकर ये बात बताऊं। जब दैया सरदार विकास हो गया तो रानी ने दैया सरदार बीका की तलवार ली और दैया सरदार बीका के टुकड़े 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 कर दिए, क्योंकि रानी थी क्रोध में। आप देख लो पहले वाली रानी ऐसे होती थी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब पति ने बेवफाई दिखाई, बेवफाई का मतलब यह है कि कर्णदेव से गद्दारी की, अपने स्वामी से गद्दारी की, टुकड़े टुकड़े। आजकल तो सारी गाजर के नहीं हो टुकड़े, इसने आदमी के टुकड़े कर दिए। अब ये दौड़ी दौड़ी गई कर्णदेव के पास, लेकिन तब तक क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। कानड़देव और वीरमदेव दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए, दोनों बाप बेटा वीरगति को प्राप्त हुए, मतलब यहां पर दोनों ही मारे गए। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग जीत लिया, तो जालोर दुर्ग का नाम बदलकर इसने जलालाबाद रखा। क्या नाम रखा? जलालाबाद नाम रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहां जालोर दुर्ग में एक अलाई दरवाजे नामक तोप मस्जिद का निर्माण भी करवाया। कौन सी मस्जिद? अलाई दरवाजे नामक मस्जिद, जिसे क्या कहते हैं? तोप मस्जिद भी कहते हैं। तो इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध के बाद करवाया। उसने कहा कि मैं जीत गया हूं, इसलिए मैं यहां क्या बना रहा हूं? मस्जिद बना रहा हूं। अब देखो जब यहां पर कानड़देव वीरमदेव मारे गए तो यहां पर हुआ क्या था कि जो फिरोजा है, फिरोजा ने यहां पर युद्ध में अपनी दाई को भेजा था और उसका नाम था गुलब इसत। क्या नाम था? गुलब इसत। नाम तो डंका निकाल लेती रहे, कोई पंडित हमारा ले जाती इधर से, कम से कम नाम तो अच्छा होना चाहिए। समझ में नहीं आता क्या नाम है। देखो जो फिरोजा है, फिरोजा उसकी दहाई, दहाई का मतलब लालन पालन करने वाली, दूध पिलाने वाली, तो जो दाई है उसका नाम था गुलब इशत। ये नाम था, ये भी कोई नाम होता है। तो फिरोजा ने यहां अपनी एक दाई को भेजा था। दाई को कहा था कि हे दाई मैया, इस युद्ध में मेरे पति जो हैं वीरमदेव, पति थे नहीं बनने वाले थे, मेरे पति वीरमदेव को कैसे भी यहां जीवित लेके आना, इसलिए इसने अपनी दाई को भेजा था। लेकिन यहां पर तो वीरमदेव की गर्दन कट चुकी थी युद्ध में, वीरमदेव की गर्दन कट गई। तो इस फिरोजा ने क्या किया, सॉरी फिरोजा ने नहीं, गुलब इसत ने इसकी कटी हुई गर्दन लेकर के दिल्ली पहुंची और ले जाकर के फिरोजा को दिया। फिरोजा को बहुत दुख हुआ, बहुत विलाप किया, क्योंकि फिरोजा इससे प्यार करते थे। अब फिरोजा ने क्या किया कि इस गर्दन के साथ में निकाह किया, क्योंकि मुसलमानों में क्या होता है, निकाह होता है, तो इसने निकाह किया। और देखिए जब निकाह होता मुसलमानों में तो कबूलनामा होता है, 3 बार कबूल करते हैं। क्या आपको विवाह कबूल है? तो कहना पड़ता है कबूल है। मतलब मुसलमानों में 3 बार सोचने का टाइम देता है कि भाया अभी भी टाइम है, बाहर तो भाग जाना कैंसिल कर देना, बाद में दुख पाएगा। तो 3 बार पूछा जाता है, 3 बार बचने का चांस दिए जाते हैं, तो निकाह में कबूलनामा होता है। तो फिरोजा ने गर्दन को एक थाल में सजाया, उसको सहरा बांधा और रख दिया, और वहां निकाह जब हुआ तो कहते हैं कि जब गर्दन से पूछा गया क्या विवाह कबूल है, तो गर्दन ऐसे कहते हैं पीछे की ओर घूम गई। आपको लग रहा है ज्यादा हो गया है, गर्दन कैसे घूमे? अरे इतना ही नहीं है, यह है कि जब गर्दन पीछे की ओर ऐसे घूम गई तो फिरोजा उठ के उसके सामने चली गई, तो कहते हैं कि वो फिर गर्दन घूम गई। और आप देखिए कितना स्वाभिमानी आदमी था वो वीरमदेव, जिसकी गर्दन ने विवाह जो है कबूल नहीं किया। जब कबूल नहीं किया तो फिरोजा ने पकड़ के कबूल करवा दिया, चल कबूल है बोल, कबूल है, ऐसे 3 बार क्या करवा दिया, कबूल करवाया। इस प्रकार फिरोजा ने इस गर्दन से विवाह किया और फिर इसका अंतिम संस्कार कर दिया हिंदू रीति रिवाज के तहत। और आप जानते हो दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। और फिरोजा ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। कहने का मतलब फिरोजा सच्चा प्यार उससे करती थी और
अपनी जीवन लीला जो है फिरोजा ने समाप्त कर ली यमुना नदी में कूद करके। मतलब फिरोजा एक तरफ प्यार अवश्य करती थी, लेकिन प्यार उसका क्या था? सच्चा था। काहे का सच्चा था? कोई सच्चा बच्चा नहीं था, ये तो एक वासना थी उनकी, क्योंकि एकदम गोरा चट्टा था, उसको देख करके फिसल गई। ऐसा कहते हैं कि जो वीरमदेव है, वीरमदेव एक दिन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बैठा हुआ था। तो यहाँ क्या था कि जो वीरमदेव है, उस वीरमदेव के हाथों पर वगैरह से बाल कम थे, चेहरा भी एकदम सुंदर था, और उस पर भी जो दाढ़ी मूंछ का जुगाड़ था एकदम छोरी की तरह मस्त लग रहा था। तो हाथों पर बाल नहीं थे। तो अलाउद्दीन को मजाक सूझी और अलाउद्दीन वीरमदेव से बोला, अरे वीरमदेव, तेरे लड़कियों की तरह है तू, तेरे बाल नहीं है। जब ईश्वर बाल बांट रहा था तो तू कहां गया था? कहते हैं कि वीरमदेव बड़ा हाजत वाला व्यक्ति था। वो बोला कि महाराज, मैं बुद्धि वाली जो लाइन थी उस पर 2 बार चला गया था, और आप जो हैं, जो बाल वाली जो स्टॉल था, दुकान थी, उस पर आप 2 बार चले गए थे। कहने का मतलब आप जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके बाल बहुत ज्यादा थे, जबकि वीरमदेव के नहीं थे। तो वीरमदेव ने कहा कि महाराज, आप तो बाल वाले स्टॉल पर 2 बार गए हो और मैं बुद्धि वाले पर 2 बार गया हूं। कहने का मतलब आपसे ज्यादा मैं क्या हूं? बुद्धिमान हूं। तो ये वीरमदेव तो बड़ा निराला आदमी था, बहुत हैंडसम आदमी था। तो उसके रूप रंग को देख करके फिर ये वासना अभिभूत होकर के फिरोजा ने उससे प्यार किया है। अरे प्यार तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफा कभी प्यार नहीं होता। तो ये फिरोजा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और फिरोजा का जो मकबरा है, मकबरा वो कहाँ बना हुआ है? तो अपने जालोर में ही इसका मकबरा बना हुआ है। जब कानड़ देव के परिवार के पूरे सदस्य मर गए थे तो एक आदमी बचा था, और उस आदमी का नाम था मूछाला मालदेव। इस मूछाला मालदेव ने टांट गांठ कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी से। कौन से मालदेव? तो ध्यान रखना, मूछाला मालदेव जो है वो इनका क्या था? नाम था। तो यही बचा था कानड़ देव के परिवार का, और सभी लोग क्या हो चुके थे? समाप्त हो चुके थे। आपने रानी पद्मिनी वाले में देखा होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था, अपने पुत्र खिज्जर खान को राजा बना के आया था, लेकिन बाद में खिज्जर खान ने किसको राजा बनाया था? तो इसी मूछाला मालदेव को राजा बनाया था। ये वही मूछाला मालदेव है। इसके अलावा एक बात और है कि ये जो हसन निजामी नामक एक इतिहासकार हुआ, हसन निजामी ने कहा था एक बार कि जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कहने का मतलब जो जालोर दुर्ग है उसका दरवाजा है, किसी में मत नहीं कि इसकी दरवाजा खोल सके। कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी भी दरवाजा तोड़ के नहीं घुसा है, वो पीछे से घुसा है, दृढ़ता से घुसा है वो अंदर। तो इसने हसन निजामी ने कहा था कि जालोर ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये बात जो है कही गई है। इसके अलावा देखो, कानड़ देव का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा और है, और वो है कि कानड़ देव के समय एक महिला थी जिसका नाम था सिणधारी नटनी। क्या नाम था? सिणधारी नटनी थी। अब सिणधारी नटनी जो है वो रस्सी पर बड़ी आसानी से चल पाती थी। तो किसी ने कानड़ देव को बताया कि महाराज, हमारे यहाँ एक सिणधारी नटनी है, वो रस्सी पर चल सकती है। तो कानड़ देव ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई रस्सी पर कैसे चल सकता है? तो अगर वास्तव में बोला ऐसा कोई रस्सी पर चले, तो बोला मैं आधा जालोर दे दूंगा। तो ये कहते हैं कि इस कानड़ देव ने 2 पर्वतों के बीच में क्या किया? रस्सी बांध दी। ठीक है, ये 2 पर्वत है और इनके बीच में क्या बांध दी? रस्सी बांध दी, और कहा कि अगर ये नटनी इस रस्सी पर चल करके इस पार चली जाएगी तो मैं आधा जालोर दे दूंगा। अब साहब ये नटनी तो बड़ी तेज थी, और जो सिणधारी नटनी है उसने क्या किया कि ठीक है जी, मैं आराम से क्या है पार कर लूंगी। इतना ही नहीं, इस सिणधारी नटनी ने 8 मटके, कितने मटके? 8 मटके अपने सिर पर रखे और डांस करती हुई मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई और नृत्य करती हुई देखो यहां से रवाना होकर के पहुंचने वाली थी। तो कहते हैं
किस कानड़ देव ने इसकी रस्सी को कटवा दिया था। जब रस्सी कटी, सिंधारी जो नटनी है नीचे गिरी और नीचे से सीधी ऊपर पहुंच गई। ठीक है। अब आप सोच रहे हो गुरुजी हमने तो कुछ और ही पढ़ा है, नटनी का चबूतरा तो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो वो नटनी कौन है? तो वो नटनी अलग है भाई। वो नटनी है, उसका नाम है गलकी नामक नटनी। क्या नाम है? गलकी नटनी है वो। और इसका संबंध जो है पिछोला झील से है। किससे है? पिछोला झील में है। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। तो वहां उदयपुर का मतलब मेवाड़ का एक राजा हुआ था जवान सिंह। कौन हुआ था? जवान सिंह। तो वो घटना जवान सिंह वाली है। मतलब वहां भी एक गलकी नामक नटनी थी, वो भी वो रस्सी पर चल सकती थी। तो जवान सिंह ने कहा था कि ये रस्सी पर चले तो मैं आधा मेवाड़ इसको दे दूंगा। तो उसने पिछोला झील की पाल पर रस्सी बंधाई थी। और उस जब गलकी नामक नटनी ने लगभग कंप्लीट दूरी पार कर ली थी, तभी यह कहते हैं कि वहां भी जवान सिंह ने रस्सी कटा दी थी। हालांकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि रस्सी नहीं, इस नटनी का छोटा बच्चा था, उस छोटे बच्चे के एक चरूटिया भर लिया। चरूटिया भरना जानते हैं? चूंटिया भरना। चूंटिया भर लिया। तो इस नटनी का ध्यान, जब वो बच्चा रोया, इस नटनी का क्यों चरूटिया जोर से छोटे बच्चे को भरोगे तो रोएगा ही। तो बच्चा रोया तो नटनी का ध्यान जो है अपने बच्चे की ओर चला गया। और आप जानते हो ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। कहने का मतलब रस्सी पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान हट गया इस नटनी का और नटनी जो है गिर गई और यहां इसकी मौत हो गई। तो उसकी याद में पिछोला झील में चबूतरा बना हुआ है और एग्जाम राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न भी है। अब देखो सारा सिस्टम हो गया। एक छोटी सी बात हो रही और वो ये है कि जब यहां कानड़ देव है जो मर गया था, उसके बाद में यहां जोर जालोर में किसने किया था? तो कानड़ देव की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी जेतल दे के नेतृत्व में जोर हुआ था। 1311-12 में जोर हुआ है। ध्यान रखना ये जालोर का एकमात्र जोर व एकमात्र शाखा है। तो जालोर का एकमात्र जोर व एकमात्र शाखा है, वो किसके नेतृत्व में? तो जेतल दे के नेतृत्व में हुआ था 1311-12 में। इसके साथ ही आपका जालोर का जो इंटरेस्टिंग इतिहास था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।